हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल स्टडी एंड क्रैक। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करें अपनी इस वीडियो में, तो आज मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री की एक ब्रीफ टाइमलाइन समरी आपके पास लेकर आया हूं। और इस टाइमलाइन समरी में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, जो 1857 से स्टार्ट होकर 1947 तक होती है। पर वीडियो लंबा होने के कारण मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में हम 1857 से लेकर 1922 तक की बात करेंगे, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे 1922 से लेकर 1947 तक। तो इसमें आपको मैं सारी डिटेल्स, जो कि इम्पॉर्टेंट जो एक्शंस वहाँ पर हुए थे और जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स वहाँ पर घटित हुए थे, उन सब की एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो हम एग्ज़ाम देते हैं वो सारे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं। तो उसमें हमारी डेट, मंथ, ईयर या फिर जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बात करेंगे अगर हम टाइमलाइन ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की, तो स्टार्टिंग होती है 1857 के रिवोल्ट से। और 1857 में हमारा रिवोल्ट होता है इंडिया का, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसको टाइटल दिया गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये स्टार्ट होती है आपकी 10 मई को, 10 मई 1857 को टोटल स्टार्ट होती है। और ये उस टाइम पे मास लेवल पे स्टार्ट हो चुकी थी। हालांकि इंडिविजुअल लेवल पर ये पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन जो मास लेवल पे ये स्टार्ट हुई एक सिपाही म्यूटनी के रूप में। और कहाँ पर? मेरठ में ये स्टार्ट होती है। और उससे पहले अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, तो हमारे यहाँ पर मंगल पांडे जी 34th इन्फेंट्री बैरकपुर के ये सार्जेंट थे। और इन्हें फिर फांसी पर चढ़ाया गया 8 अप्रैल 1857 को। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं लाया हूँ, बल्कि वो पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं वो लेकर आया हूँ। तो मंगल पांडे को फांसी कब हुई? 8 अप्रैल 1957 को। मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री के थे? 34th इन्फेंट्री। कौन से? बैरकपुर के थे। ठीक है। अब अगर बहुत सा बार क्वेश्चन आता है कि 1857 के रिवोल्ट में डिफरेंट प्लेसेस पर कौन लीड कर रहा था, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बहादुर शाह, जो आपके प्रोक्लेम्ड एम्परर ऑफ इंडिया कहलाए गए, ये हमारे जो थे मुग़ल एम्परर, लास्ट मुग़ल एम्परर। और इन्हीं को रिवॉल्यूशनरीज़ ने प्रोक्लेम कर दिया था एम्परर ऑफ इंडिया। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में नाना साहिब जी लीड कर रहे थे, ये पेशवा थे। बात करें लखनऊ, तो बेगम हज़रत महल, शी वॉज अ फीमेल। और बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, और झांसी में आपको पता होगा लक्ष्मी बाई, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी झांसी में। तो 1857 की सबसे जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं वो कौन है? वो है रानी लक्ष्मी बाई। कहाँ की थी? झांसी की। और 1859 आते आते ब्रिटिश ने पूरा इंडिया दोबारा कब्जा लिया। ठीक है। इसके बाद कौन सा इवेंट हुआ? इसके बाद 1862 में हाई कोर्ट सेटअप हुए 3 इंडिया के अंदर, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। और इसके जस्ट बाद आपका इलाहाबाद में भी एस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है। 1872 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन सेंसस निकाला गया लॉर्ड मेयो के अंडर। हालांकि ये ऑल इंडिया लेवल पे नहीं था और इतना ऑथराइज्ड भी नहीं था। और इसके आगे क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो 1872 फर्स्ट पॉपुलेशन इन सेंसस इन इंडिया। 1872 में ही नेटिव मैरिज एक्ट आया। उसके बाद 1876 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो जाती है। किन के द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो 1878 में ये आया। और ये किसके अंडर आया? लॉर्ड लिटन के अंडर आया, टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस की फ्रीडम पे लगाम लगाने के लिए ये आया था। इसके बाद बात करें, अब जो इंपॉर्टेंट डेट आई है, आपने ऊपर देखा होगा 1872 में हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ, पॉपुलेशन सेंसस। और 1881 में फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड पॉपुलेशन सेंसस, मींस
एक ऑथराइज्ड ऑल इंडिया लेवल का जो सेंसस हुआ, पॉपुलेशन जनगणना हुई, वो 1881 में वाइसरॉय रिपन के अंडर हुई। और इसके बाद से हम आज तक देखते हैं कि हर साल 10 सालों में एक बार जनगणना हमारी होती है। हाल ही में हमारी जनगणना हुई थी 2011 में, अब 2021 में होने वाली है। इसके बाद बात करें तो 1883-84 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई और इसमें ये कहा गया कि सारे जो इंडियन मजिस्ट्रेट हैं वो प्रिसाइड करेंगे, ब्रिटिश जो पीपल है उनकी भी जो सेम कानून होंगे वो इंडियन पीपल जैसे ही होंगे। तो इसका बहुत विरोध भी हुआ था पहले, लेकिन जो भी इंडियन व्यक्ति थे उन्होंने इसका सपोर्ट किया था। इसके बाद बात करें 1883 से 1885 कांग्रेस की स्थापना होने वाली है। उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है 1883 में और 1885 में, जो कि स्थापना के कारण बनते हैं किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आगे बात करें तो अब मॉडरेट फेस ऑफ नेशनलिज्म शुरू हो जाता है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी और इसमें मॉडरेट जो दल के लोग, नरम दल के लोग होंगे, उनका दबदबा रहेगा। अब बात करें इसमें आगे की टाइमलाइन की, तो ये हो गया हमारा 1885 में हमारी कांग्रेस की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। और इसके बाद बात करें तो कलकत्ता 1886 आपको याद रखना है, 1886 कलकत्ता में दूसरी मीटिंग, प्रेसिडेंट दादा भाई नारोजी, पहले पारसी व्यक्ति कांग्रेस को लीड करने वाले। 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम व्यक्ति कांग्रेस को लीड करने वाले। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूल, फर्स्ट इंग्लिश आदमी कांग्रेस को लीड करने वाले। ये तीन चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। 1886, 1887, 1888। बात करते हैं आगे। 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, मिनिमम एज इसमें रखी गई लड़कियों की शादी के लिए 12 साल। इसका विरोध किया हमारे गोखले जी ने। गोखले जी इसका कड़ा विरोध करते हैं। इसके बाद 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें हम जो है नंबर ऑफ मेंबर्स इन ILC यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दिए जाते हैं। और 1894 में आपका जो है गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और 1896 में शिवाजी फेस्टिवल। आप देख रहे हैं कि तिलक जी का जो इंक्लिनेशन है वो हिंदुत्व की तरफ, हिंदू फेस्टिवल्स की तरफ झुक चुका है, यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं। इससे मुस्लिम्स अपने आप को एलिनेटेड फील करने लगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कि मुस्लिम जो हिंदू ने अपना त्यौहार बनाना स्टार्ट किया, ये एक आप कह सकते हैं कि एक रीज़न हो सकता है कि मुसलमान अपने आप को इनसिक्योर या इन्फीरियर फील करने लगते हैं। और आपके आगे बढ़ें तो 1903 में दिसंबर में पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बहुत ही एक फेमस इंसिडेंट है हमारा इंडियन हिस्ट्री में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये अनाउंसमेंट होती है और ये अनाउंसमेंट पब्लिक हो जाती है दिसंबर 1903 में कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने वाला है। हालांकि वो रीज़न देते हैं कि 78 मिलियन की पॉपुलेशन है यहाँ की और इसे गवर्न करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पार्टी जो बंगाल है वो हमारे इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस तक एक रिवोल्यूशंस का हब बन के उभरा था और ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं बहुत परेशान थे इस बात को लेकर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाए। अगर बंगाल को वो किसी तरह रोक लेते तो ये समझ लीजिए आप कि पूरी इंडिया को आप वो रोक लेते। तो इसका बहुत ज़ोरों से विरोध शुरू हुआ और 1903 से लेकर 1905 तक जो है 1903 से 1905 तक मॉडरेट्स ने अपने हिसाब से रेवोल्यूशन को किया। उसमें पिटिशन फाइल करना, उसमें प्रेयर करना और अपनी डिमांड्स को ब्रिटिशर के सामने रखना, ये सारी चीज़ें थी। मतलब कि नरमता के साथ उन्होंने पेश किया। लेकिन 1905 में 16 अक्टूबर को इम्पॉर्टेंट डेट याद कीजिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया एट एंड। तो इनकी कुछ काम नहीं आई और पार्टीशन ऑफ बंगाल केम फोर्स इनटू 1905 अक्टूबर 16 को। इसके बाद बात करें तो इन्होंने रिएक्शन था इसका जो स्वदेशियन बॉयकट मूवमेंट, इसी के जो रिज़ल्ट था लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। 1905 के दिन ही लोगों ने गंगा में नहाकर उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधी।
और जो पार्टीशन हुआ था जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद 1905 में बनारस में गोखलेन की अध्यक्षता में कांग्रेस की मीटिंग हुई। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस की मीटिंग होती है और उसमें कांग्रेस अपना डिक्लेयर कर देती है स्वराज को नेशनल गोल ऑफ आईएनसी। अब इसके बाद देखिए मॉडरेट्स ने 1895 से लेकर 1905 तक काफ़ी कुछ कर लिया, अपने तरीके से ब्रिटिशर्स को मना के देख लिया, वो नहीं मानते। हालांकि मॉडरेट्स का यूनिटी, इंडिया को यूनाइट करने में बहुत बड़ा योगदान है, परंतु वो इस बात में सफल नहीं हो पाते कि वो कुछ बड़े डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएं इंडियंस के फेवर में। तो इन सब से परेशान होकर जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं इनसे, और वो सोचते हैं कि अब हमें रिवॉल्यूशन करने का टाइम आ चुका है। लेकिन जो हमारे मॉडरेट्स हैं वो काफ़ी नरम दिल वाले हैं, तो वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। वो सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम अपने आज़ादी पाएंगे। लेकिन जो मॉडरेट्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो मानते हैं कि हमें रेवोल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो इस आइडिया की विचारधारा में काफ़ी हल्का हल्का गैप आने लगा और एक टाइम पे आप देखेंगे कि कैसे अलग होते हैं। तो आगे बात करते हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट फेस आ चुका है, यानी कि यहाँ पर जो है एक्सट्रीमिस्ट जो है अब भारी पड़ने लगेंगे मॉडरेट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स ने अपना टाइम पीरियड पूरा कर लिया है, उसमें उन्हें कुछ ऐसी खास उपलब्धियाँ मिली नहीं, जनता उनसे परेशान है। तो मीन्स परेशान नहीं है एक तरह से, लेकिन एक है कि उनको इनफेक्टिव मान रही है। तो अब एक्सट्रीमिस्ट का जोर इसमें बढ़ने लग गया। तो अब क्या होगा, 1906 में भी देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका के द्वारा, और इसको हेड किया जाता है आगा खां के द्वारा। 1907 में ये दूरियां बढ़ते बढ़ते सूरत स्प्लिट के तौर पे बाहर आती हैं और कांग्रेस का डिवीज़न हो जाता है, एक साइड एक्सट्रीमिस्ट और एक साइड मॉडरेट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी अगर आप रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं, अगर वो वायलेंस पे बेस्ड होगा, तो गवर्नमेंट उसको क्रैकडाउन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को एक बहाना मिल जाएगा कि ये लोग वायलेंट हो रहे थे और उसे वो बना देंगे एक टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ये चीज़ जो एक्सट्रीमिस्ट है वो समझ नहीं पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि जैसे ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट हुआ, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स उनको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। और अब 1907 में हमारा सूरत स्प्लिट हो जाता है। इसके जो टाइम पे अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और एक्सट्रीमिस्ट तो हमारे लाल बाल पाल, आप जानते होंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी हैं। और जो मॉडरेट्स के धड़के थे ये दादा भाई नारोजी, दिन शॉ और एस.एन. बनर्जी के रूप में मौजूद थे। तो 1908 में देखिए 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, और इसके साथ ही हमारे जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे उनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी सीरीज़ में फर्स्ट टाइम जो है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को मैंडले जेल बर्मा में भेज दिया जाता है। कितने साल के? 6 साल की सजा के लिए। किस काम के लिए? क्योंकि इन्होंने डिफेंड किया था प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस को। ये कौन है? ये हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के मुख्य विक्टिम, मुख्य जो मतलब कि इन्होंने मारने की कोशिश की थी। किसको? लॉर्ड हार्डिंग को, वाइसरॉय हार्डिंग को। तो इनको डिफेंड करने के चक्कर में बाल गंगाधर तिलक के ऊपर केस हो जाता है और इनको भेज देते हैं मांडले जेल, कितने? 6 साल के लिए। अब आगे बात करें तो 1909 में आपके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आएंगे, और इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि पहली बार हिस्ट्री में सेपरेट इलेक्टोरेट्स कौन से रिफॉर्म्स में दिए गए, तो इसका आंसर होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। इसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार, यहाँ पर इस सारे वायलेंस को देखते हुए, बॉयकॉट मूवमेंट को देखते हुए, स्वदेशी मूवमेंट को देखते हुए, दिल्ली दरबार में ये घोषणा होती है कि जो बंगाल का एनलमेंट है ये हम कर दिया गया है, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया गया है। और ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल ऑफ दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता से ट्रांसफ़र हो चुकी है हमारी कैपिटल, कहाँ? दिल्ली में। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं दोस्तों कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का एनलमेंट कब हुआ? 1911। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल कब हुआ? 1911। तो ये सारे आपके वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। 1912 में बसंता कुमार बिस्वास ने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर एक 1912 में बम फेंका। जो आप ऊपर ये देख रहे थे, यहाँ पर क्या होता है कि दो जो इनोसेंट लेडीज़ होती हैं इनके द्वारा बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन उस बॉम्ब में वो व्यक्ति नहीं होता जिसको ये मारना चाहते हैं, उसमें कोई और ही 2 महिलाएं बैठी होती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है।
इस कारण प्रफुल्ल चक्की को जो है हमारा क्या कहते हैं, ये अपने आप को खुद आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को हमारा फांसी हो जाती है। अब बात करें यहाँ पर आगे 1913 में, तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का फॉर्मेशन हो चुका है। ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप होगा, किसके द्वारा? सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल के द्वारा। और 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आ चुके हैं, तो अब इन्होंने फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम एट अहमदाबाद में बनाया। इसके बाद 1916 में वुमेन इंस्टीट्यूट एट पूना ढांडो केशव कार्वे ने बनाया। फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पंडित मदन मोहन मौलवी ने किया 1916 में, याद रखिए। कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट, कांग्रेस सेशन एट लखनऊ, तो लखनऊ में कांग्रेस सेशन होता है और कांग्रेस सेशन में एंट्री दोबारा हो जाती है एक्सट्रीमिस्ट की, किसके उस पर ये होती है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से एक्सट्रीमिस्ट की वापसी दोबारा हो जाती है। आपको पता था कि सूरत क्लिस्मर दोनों बाहर आ चुके हैं एक्सट्रीमिस्ट, तो इनकी एंट्री हो जाती है। 1914 में हमारे तिलक भाई साहब जेल से छूट जाते हैं, तो वो दोबारा से पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लेते हैं। तो लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, एक मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी का प्रतीक। उसके बाद होम रूल की स्थापना होती है, रूल की स्थापना लीग की। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक स्थापित करते हैं। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट करते हैं। इसके बाद गांधी एरा की शुरुआत हो जाती है और हम देखते हैं कि 1917 में मॉन्टेगू के अगस्त डिक्लेरेशन, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठ कर ये अगस्त में डिक्लेयर करते हैं इंडिया को लेकर, और ये बेसिस बनता है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। और इसी के साथ 1917 में गांधी जी फर्स्ट टाइम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और चंपारण सत्याग्रह करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनका। और राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर ये चंपारण जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि इंडिगो का कल्टीवेशन करा रही है सरकार, और 3/20 अपने लैंड पे ये कह रही है कि आप इंडिगो उगाइए और इसका टैक्स भी पे करना है, सब कुछ करना है, लेकिन पैसा है नहीं इनके पास। तो इस काम के लिए ये इनको गांधी जी को बुलाते हैं, राजकुमार शुक्ला जी, और वहाँ जाकर वो लोग इस चीज़ को के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक, ये कॉटन जो ओनर्स थे और उनके और वर्कर्स के बीच में ये स्ट्राइक होती है, और गांधी जी इस चक्कर में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन अहमदाबाद करते हैं। और इसमें जो होता है एट लास्ट कॉटन जो मिल ओनर हैं वो मान जाते हैं वर्कर्स को अपने इनके वेजेस में 35% इंक्रीज़ के लिए। इसके बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी। इसमें एबोलिशन ऑफ रेवेन्यू टैक्स होता है 2018 यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो ये हो गया आपका 1918 से 1919 के लिए, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मेजर भूमिका रहती है। 1919 में आता है हमारा रोलेट एक्ट, ये बेस्ड होता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के ऊपर। और इसमें क्या होता है कि जैसे वॉर के टाइम पे स्थितियाँ होती हैं, 1915 में वॉर चल रहा था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने लाए थे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें कोई फ्रीडम प्रेस को नहीं, कोई लोगों को फ्रीडम नहीं, तो वही चीज़ इन्होंने दोबारा लगाने की कोशिश की और रॉलेट एक्ट के रूप में 1919 में इन्होंने इसको दोबारा करने की कोशिश की, लेकिन इसके खिलाफ बहुत ज़ोर से प्रोटेस्ट हुआ और अप्रैल 6, 1919 को रॉलेट सत्याग्रह अनाउंस कर दिया गांधी जी द्वारा, और फर्स्ट मास स्ट्राइक पे थी ये गांधी जी द्वारा। तो लेकिन ये सब अनाउंस होते ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। इसके मुख्य आरोपी जो हैं जनरल डायर हैं, इनके लिए हमने हंटर कमीशन बिठाया, लेकिन हंटर कमीशन इनको गिल्टी फाउंड तो करता है, लेकिन सज़ा के रूप में कुछ भी नहीं होता इनके साथ। और रविंद्रनाथ टैगोर इस चक्कर में अपनी नाइटहुड को रिनाउंस करते हैं। गांधी जी अपना टाइटल केसर हिंद को त्याग देते हैं। और ऐसे ही अक्टूबर 19 में आपको बताया कि हंटर कमीशन की स्थापना हुई, और इसी के साथ साथ इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी लेके आ गए ब्रिटिशर्स, और इसमें इन्होंने डायर की सेटअप कर दी। कहाँ पर? प्रोविंशियल लेवल में, याद रखिए, अभी भी सेंट्रल लेवल फ्री है। इन्होंने जिम्मेदारियां सौंप दी छोटी बहुत प्रोविंशियल लेवल पे, लेकिन सेंट्रल लेवल पे कोई बड़ा काम हुआ नहीं। इसी के साथ एक इशू आ गया खिलाफत का, कि मीन्स देखिए 1919 में आपका वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ, टर्की की उसमें हार हुई। टर्की में उस टाइम होता था एक खलीफा जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स का लीडर होता था, तो इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स में। तो अब जैसे ही ब्रिटेन जीता, उसने खलीफा की पोजीशन को खारिज कर दिया, तो इसके खिलाफ भयंकर प्रोटेस्ट हुए, और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की जो अली ब्रदर्स यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने इनका
निर्माण किया और गांधी जी से कहा कि आप इसके प्रेसिडेंट बन जाइए। गांधी जी ने देखा कि यार अभी मुस्लिम्स बहुत दिक्कत में हैं, तो क्यों ना इनके साथ हम कांग्रेस को भी जोड़ लिया जाए और एक ऐसा मास मूवमेंट बनाया जाए जिससे कि एक हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के साथ एक मास स्ट्रगल हो और हम ब्रिटिशर्स को बाहर फेंक सकें। तो इसके लिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट की बात की और इसमें इन्होंने बात किया कि जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए हम जो जिम्मेदार है उसको एड्रेस किया जाए और रीस्टोर करें खलीफा की जो प्रेस्टीज है उसको। तो ये सब चीज़ों का एक मुद्दा बनाया गांधी जी ने और इसे मिक्स कर कांग्रेस के सामने रखा। कांग्रेस के बहुत सारे लोग चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, लेकिन गांधी जी के मनाने पर वो मान गए और वहाँ पर क्या कहते हैं, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट कर दिया। अब देखो जून 1920 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड प्रोटेस्ट अप्रूव हो गया इलाहाबाद में। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी स्टार्टेड मूवमेंट और प्रोटेस्ट फाइनली लॉन्च हो गया। सितंबर 1920 को हमारा स्पेशल सेशन चलता है कलकत्ता में और वहाँ पर हमने कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। 1920 में ही स्थापना होती है ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रेड यूनियन की और इसमें लाला लाजपत राय हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं और 1920 में ही हमारा नागपुर सेशन भी होता है। अब देखिए ये इंसिडेंट चलता है, लेकिन 1922 में कुछ ऐसा घटित होता है कि जिससे गांधी जी अपने प्रोटेस्ट को विड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम है चौरा चौरी इंसिडेंट। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका, चौरा चौरी इंसिडेंट कब हुआ? 1922 में, प्रिसाइसली 5 फरवरी को। तो इस चीज़ के लिए अब इसमें क्या होता है ना कि देखिए एक जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लिकर के लिए, दारू के लिए, और वहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस से उनकी बहस होती है तो उन पर क्रैकडाउन करती है पुलिस और उन पर गोलियाँ बरसाती है। बदले में लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में ही आग लगा देते हैं। कुछ पुलिस स्टेशन वाले भागने की कोशिश करते हैं, उनको दोबारा अंदर फेंक देते हैं। तो जिससे क्या होता है 22 पुलिस वाले मर जाते हैं और इस घटना का नाम जो है वो है चौरा चौरी कांड या फिर चौरा चौरी इंसिडेंट हम यहाँ पर कहते हैं, जिस कारण गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट है वो वापस ले लिया। हालांकि इसके और रीजन्स भी थे, क्योंकि जो खलीफा का इशू था अब वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि तुर्की जो था वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा की लीडरशिप में अब एक सेकुलर कंट्री बन चुका था। खलीफा की पोस्ट हटने वाली थी। 1924 में खलीफा एबोलिश हो जाता है तो और टर्की ने जो था वो वेस्टर्न वर्ल्ड से हाथ मिला लिया था। तो ये सब चीज़ें हो गई थी। तो अब खलीफा का जो खिलाफत का जो इशू था वो काफ़ी बड़ा नहीं रह गया था और इस कारण 1922 में गांधी जी ने हमारा जो खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसे वापस ले लिया, जिस कारण उनकी बहुत ही किरकिरी हुई। और इस बात हम इसके बाद जानेंगे कि क्या कहते हैं कैसे 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, इसके बाद क्या होता है 1947 इंडिया की इंडिपेंडेंस तक का हम पूरा जो खेल है वो जानेंगे। दोस्तों ये ब्रीफ टाइमलाइन है छोटी सी, और इसमें क्या कहते हैं कोई ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कुछ समझना है, ये सिर्फ डेट्स हैं ये, और ऐसे ही डेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में आती है। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।